Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System, and in this lecture we will discuss some new concept related to this electronic communication system. And in our previous lecture we were discussing about the types of AGC, the action of AGC, the simple AGC and the delayed AGC, and we conclude that why delayed AGC is better than simple AGC. Okay, now take some concentration on the advantages of simple AGC as well as the advantages and disadvantages of delayed AGC and their uses. Okay, there is some 5 to 10 minute talk about this. So एडवांटेजेस ऑफ सिंपल एजीसी, सिंपल एजीसी और डिलेड एजीसी के बारे में हम बात कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर्स में। हमने डिड्यूस किया था कि सिंपल एजीसी के साथ एक ये प्रॉब्लम है कि सिंपल एजीसी जो हमारा रिसीवर है आरएफ स्टेज स्पेशली, उसके ओवरऑल गेन को कम कर देती है। या आप आरएफ स्टेज, अगर स्टेज वाइज बात करें तो आरएफ स्टेज या तो फिर आप आईएफ स्टेज भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि एजीसी का फंक्शन आईएफ स्टेज को भी जाता है और आरएफ स्टेज को भी जाता है। सो सिंपल एजीसी जो है वो रिसीवर के ओवरऑल गेन को कम कर देते। स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है तब भी गेन कम करते, वीक सिग्नल आता है तब भी गेन कम करती। लेकिन जो डिलेड एजीसी है ये रिसीवर के वीक सिग्नल के गेन को कम नहीं करती। एक डिजायर्ड लेवल तक, जिसको आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं कई बार, इस वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, इस इनपुट वोल्टेज की बात मैं कर रहा हूँ, इस लेवल, जब तक इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक लेवल नहीं पहुंचता वोल्टेज का, तब तक डिलेड एजीसी ऐसे वर्क करती है जैसे कि नो एजीसी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो कर्व फॉलो करती है डिलेड एजीसी, वो नो एजीसी के कर्व को फॉलो करती है, नो एजीसी के कर्व को फॉलो करती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ता है, जैसे ही सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ता है, वैसे ही ये अपने एक्शन में आती है और एक कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड कराती है, एक कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड कराती है। चाहे इनपुट कितनी भी बढ़ जाए, उसके बाद ये आउटपुट को नहीं बढ़ने देता। तो दैट्स व्हाई द डिलेड एजीसी इज बेटर देन द सिंपल एजीसी। ओके, now what is the advantages of simple AGC, as well as we can discuss the advantages and disadvantages of delayed AGC as well. So let us first discuss the advantages, disadvantages and uses of simple AGC. So advantages of simple AGC. The first advantage is low cost. The first advantage is low cost. It's low cost. सेकेंड एडवांटेज इज सिंप्लिसिटी, सिंपल है, सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्किट के बारे में भी जब हम एजीसी में पहले डिस्कस कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट को, तब हमने वहाँ सर्किट भी उसका डिस्कस किया था, तो वहाँ सिंपल एक सर्किट है। डिसएडवांटेज क्या है? द गेन ऑफ द रिसीवर इज ऑल्सो रिड्यूस फॉर वीक सिग्नल स्ट्रेंथ विच इज नॉट डिजायरेबल। वीक सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए भी ये रिसीवर के गेन को कम कर देता है, जबकि वो हमें कम करने की जरूरत नहीं, उसका गेन तो ऑलरेडी कम है। जब स्ट्रेंथ कम है तो गेन कम होगा ही होगा। ये एक डिसएडवांटेज है सिंपल एजी के साथ। एप्लीकेशन, इट इज मोस्टली यूज्ड इन डोमेस्टिक रेडियो रिसीवर। डोमेस्टिक जो हमारे पास रेडियो रिसीवर्स होते हैं उसमें हम सिंपल एजी का यूज करते हैं। लेट अस talk about the advantages, disadvantages and the uses of delayed AGC. First advantage. The first advantage with delayed AGC is that gain of the receiver is not reduced for weak signal strength. जब छोटे सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं उनके लिए गेन को रिड्यूस नहीं करता डिलेड एजीसी, उनके गेन को वो बढ़ने देता है टू ए डिजायर्ड लेवल, जिसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। gain of the receiver reduced only for strong signal,
appear at the receiver stage. केवल जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें मिलते हैं उन्हीं के गेन को, ओवरऑल गेन को ये कम करता है। केवल स्ट्रॉन्ग सिग्नल के गेन को कम करता है, वीक सिग्नल के गेन को कम नहीं करता। दैट्स व्हाई डिलेड एजीसी इज बेटर देन सिंपल एजीसी। थर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिलेड एजीसी इज वेरी मच सिमिलर टू आइडियल एजीसी कर्व। जो हमारे पास आइडियल एजीसी कर्व है, डिलेड एजीसी का जो कर्व है उससे बहुत वो सिमिलरली मैच्ड कर्व है, सिमिलर मैच करता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सर्किट इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपने जब हम सर्किट स्टडी कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि डायोड और एक कैपेसिटर हमने वहाँ ऐड किया था, तो इसीलिए सर्किट में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। बाकी ये बेटर है ही सिंपल एजीसी से। एप्लीकेशन क्या है डिलेड एजीसी का? इट इज यूज्ड इन हाई कम्युनिकेशन रिसीवर, इट इज यूज्ड इन हाई कम्युनिकेशन, जबकि सिंपल एजीसी को हम डोमेस्टिक रिसीवर में यूज करते हैं और डिलेड एजीसी को हम हाई कम्युनिकेशन रिसीवर्स में यूज करते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट एजीसी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज अबाउट इमेज फ्रीक्वेंसी, प्रॉब्लम ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी इन सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शन। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की जो रिसेप्शन है, जो रिसीवर को की एंटीना से, रिसीवर एंटीना से जो हमें रिसेप्शन मिलता है सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शन में, जो भी हम पार्ट्स वहाँ यूज करके हैं, आरएफ स्टेज, लोकल ऑसिलेटर, मिक्सर एंड आईएफ एम्पलीफायर, द डायोड डिटेक्टर एंड द पावर स्टेज, वट एवर वी यूज्ड देयर, वो पूरे के पूरे हमें सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शंस के बारे में बताता है। अब ये इमेज फ्रीक्वेंसी की क्या प्रॉब्लम है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में? सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में एक इमेज फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम है। अब इमेज फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। इन सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शन द आउटपुट ऑफ ए मिक्सर स्टेज इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट वैल्यू एंड विच इज आइडियली इक्वल्स टू 455 किलोहर्ट्ज। आप ये जानते हैं। द आउटपुट ऑफ अ मिक्सर स्टेज एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज दिस। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे जो मिक्सर का आउटपुट होगा हम कुछ इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मिक्सर जो है हमें 4 तरह की आउटपुट देता है। ये हमने स्टडी किया था जब हम मिक्सर को स्टडी कर रहे थे। ये 4 तरह की हमें आउटपुट देता है। हमें सिग्नल जो हमारे पास होता है, इनपुट सिग्नल जो आता है हमारे पास, रिसीवर रिसीव जो करता है आरएफ एम्पलीफायर, उसको भी जो का तू दे सकता है। जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी उसको भी दे सकते, दोनों का एडिशन भी दे सकता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी को कम करना है, क्योंकि हमारी कॉस्ट को कम कर देती है लो फ्रीक्वेंसी पे जो प्रोसेसिंग होती है। तो इस कारण हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। यही काम है मिक्सर का। मिक्सर से आप ये किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी के आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास डिजायर्ड, हमें जो डिजायरेबल है वो केवल ये फ्रीक्वेंसी है, जो दोनों का डिफरेंस है, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी माइनस सिग्नल फ्रीक्वेंसी विच वी रिसीव्ड एट द रिसीवर स्टेज। तो IF की जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, F0 माइनस FS। तो I0 की जब वैल्यू, जो IF की वैल्यू है वो इक्वल है F0 यानी FO प्लस FS, और यहाँ से FO लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आएगी IF प्लस FS। अब समझिए ये वही काम है जो हम पीछे करके आए हैं, इसमें कोई नया नहीं है। सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शन में ये काम होता रहता है, लगातार होता रहता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? इमेज फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम आती कहाँ है वो देखिए। Let us now consider an unwanted signal frequency, जो wanted नहीं है, उसको हमने कहा FSI, known as image frequency. F frequency as signal, I image. That's why it is denoted as FSI. F frequency as signal और I image, यानी सिग्नल फ्रीक्वेंसी की इमेज है ये, इसी को हम इमेज फ्रीक्वेंसी कहते हैं एट द रिसीवर। अब ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है रिसीवर पे, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर, विच इज
ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर। और अभी हम स्टडी जब सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर को स्टडी कर रहे थे तो हमने बताया था कि लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को हमेशा सिग्नल जो आरएफ स्टेज का जो रिसेप्शन हो रहा है, आरएफ एम्पलीफायर का जो सिग्नल रिसीव कर रहा है आरएफ एम्पलीफायर, उसकी फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज्यादा, यानी सिग्नल फ्रीक्वेंसी से लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा ज्यादा रखते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है कि हमने ये मान लिया कि एक अनवांटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफएसआई हमारे पास आती है रिसीवर स्टेज पे, विच इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर। And the most interesting thing is that it is greater than by the frequency of local oscillator by the amount of this 455 kilohertz। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, इसीलिए इसको इमेज फ्रीक्वेंसी कहा गया है। ओके, which is greater than the frequency of local oscillator by an amount equal to the intermediate frequency, and intermediate frequency is ideally equal to 455 kilohertz। ओके, यानी ये वाला केस रिवर्स हो जाता है। ये जो केस हम डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में कि मान लीजिए सिग्नल फ्रीक्वेंसी 2000 किलोहर्ट्ज की आती है और लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को मैनुअली इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी को हम 2455 किलोहर्ट्ज पे एडजस्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि मिक्सर को दिखता है कि भाई हाँ चलो, मिक्सर के स्टेज कुछ इस तरह की होती है, मिक्सर की आउटपुट जो हमें डिजायर्ड होती तो और भी हैं, लेकिन जो हमारे लिए डिजायरेबल है वो ये है F0 माइनस FS। तो हम क्या करते हैं, F0 में से जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है उसमें से हम जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और एक आइडियल वैल्यू हमारे पास आ जाती है। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए, यानी जो 2455 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है वो सिग्नल हमें यहां मिल जाए, रिसीव कर ले हम उस सिग्नल को, और लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 2000 किलोहर्ट्ज है, मान लीजिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा हम इसको ट्यून नहीं कर सकते, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे हम लोकल ऑसिलेटर को ट्यून मान लीजिए। तो होगा क्या कि ये फ्रीक्वेंसी आएगी सिग्नल में, यानी यहां 2455 किलोहर्ट्ज हमने रिसीव हुई, और लोकल ऑसिलेटर को मैक्सिमम ट्यून कर सकते हैं हम 2000 पे मान लीजिए। तो मिक्सर को ये डाउट हो जाता है कि आईएफ एम्पलीफायर को भी ये डाउट होगा, क्योंकि मिक्सर को तो ये लगेगा कि हाँ मिक्सर क्या करेगा, अब फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेगा। आईएफ एम्पलीफायर के पास इतनी ही वैल्यू जाएगी बट निगेटिव साइन के साथ। तो ये आईएफ एम्पलीफायर को डाउट क्रिएट कर देती है, क्योंकि डिफरेंस तो अब भी इतना ही है 455 किलोहर्ट्ज का, लेकिन लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 2000 होने के कारण ये निगेटिव वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जाती है हमारे पास। तो इसी फ्रीक्वेंसी को जो कि एग्जैक्टली इक्वल हो किसके, मिक्सर की आउटपुट, जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं FO माइनस FS, ये वाली, इस वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज 455 किलोहर्ट्ज न्यूमेरिकली, इसके इक्वल अगर हो जाए इन दोनों का डिफरेंस, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम इमेज फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या इमेज फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम हम इसे कहते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता है। So this is the image frequency problem. So let us consider an unwanted signal frequency FSI known as image frequency at the receiver, which is greater than the frequency of local oscillator by an amount equal to intermediate frequency. और अगर ऐसा है तो FSI की वैल्यू क्या होगी, FO that is the frequency of local oscillator plus IF, और IF की वैल्यू आपको पता है स्टैंडर्ड कितना है 455 किलोवाट। तो जो केस अभी हम न्यूमेरिकली डिस्कस करके आए वो एग्जैक्ट वही केस है, यानी ये जो इमेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये एग्जैक्टली लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ किस अमाउंट के साथ डिफर करती है, इस अमाउंट के साथ डिफर करती है। यानी सिग्नल फ्रीक्वेंसी में जो इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी है और लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो इस फ्रीक्वेंसी का है।
इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का है। तो इसीलिए IF एम्पलीफायर को डाउट हो जाता है कि ये तो हाँ मुझे तो 455 किलोहर्ट्ज ही चाहिए था, ये तो वही फ्रीक्वेंसी है, तो उसको रिसीव कर लेता है। इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी इन सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शन। तो ऐसा होने से क्या होगा, अब आपको पता है कि FO की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें देता है क्या, IF प्लस FS, IF प्लस FS। तो IF प्लस FS प्लस IF इज ऑलरेडी देयर, सो दो इमेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, वो हो जाएगी FS प्लस 2IF। ओके, सो दिस अनवांटेड signal frequency is called as or named as known as image frequency. This is known as image frequency. Okay, so सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शन रिसीवर के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह का ये रिसीवर है, क्यों हम इसे यूज करते हैं, ब्लॉक डायग्राम इसका हमने यूज किया, कैसे हम इसको स्टडी करते हैं, इसमें सिंपल एजीसी का, डिलेड एजीसी का क्या वर्क है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इमेज फ्रीक्वेंसी की क्या प्रॉब्लम है, ये सब हमने डिस्कस किया, एंड दैट इज ऑल अबाउट द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इन आवर सिलेबस इज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो रिसीवर्स। जो रेडियो रिसीवर्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ, चाहे उसे आप सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर कहें, डायोड डिटेक्टर कहें, या दूसरे जितने भी हमने मेथड यूज किए हैं फॉर द रिसेप्शन, रेडियो रिसेप्शन के लिए, उनके लिए आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आइडियल कैरेक्टर, एक अच्छा रेडियो रिसीवर कौन सा होना चाहिए। अगर आपको ये कोई प्रश्न पूछे कि एक अच्छा रेडियो रिसीवर के कौन से गुण होने चाहिए एक अच्छे रेडियो रिसीवर में, तो आपके आंसर्स ये होंगे, उसकी सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए, उसकी सिलेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, उसकी फिडिलिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, नॉइज फैक्टर क्या होता है, ये सब, सिग्नल टू नॉइज रेशो क्या होता है, नॉइज टेम्परेचर क्या होता है, ये सब बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। सो लेट्स स्टार्ट इट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो रिसीवर्स। ओके, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेंसिटिविटी। व्हाट इज सेंसिटिविटी? Sensitivity of a receiver is defined as the amount of input voltage required in order to obtain standard output, and it is measured in microvolt. यानी वो मिनिमम इनपुट वोल्टेज, ये सेंसिटिविटी की बात हम कर रहे हैं। सेंसिटिविटी ऑफ रिसीवर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इनपुट वोल्टेज विच गिव्स और रिक्वायर्ड in order to obtain standard output। एक स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज जितना भी होगा वो उस रेडियो रिसीवर का सेंसिटिविटी कहलाती है। इस ग्राफ से वो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये एक ग्राफ है इनपुट में और फ्रीक्वेंसी में, इनपुट वोल्टेज में और फ्रीक्वेंसी में। ओके, अब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जब यहाँ ये 0, 20, 40, 60, 80 वोल्ट्स हैं और यहाँ ये फ्रीक्वेंसी है किलो हर्ट्स में, 0, 600 किलो हर्ट्स, 800 किलो हर्ट्स, 1000 किलो हर्ट्स, 1200 किलो हर्ट्स, 1400 किलो हर्ट्स, ये सब फ्रीक्वेंसी है इस स्केल पे और किलो हर्ट्स में मेजर की गई है, और इस स्केल पर इनपुट वोल्टेज हैं जो वोल्ट में मेजर की गई हैं। ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है जो इनपुट और इनपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में ड्रॉ किया गया है, और कुछ इस तरह का ग्राफ है। तो वो मिनिमम वोल्टेज जिसके लिए मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट मिल जाए, स्टैंडर्ड आउटपुट कुछ भी हो सकती है। सो यहाँ देखिए, ये वोल्टेज मिनिमम 5 वोल्ट के आसपास होगा, और ये मुझे वही आउटपुट दे रहा है जो अप्रोक्सीमेटली 80 वोल्ट का वोल्टेज दे रहा है। यानी इनपुट वोल्टेज में 5 वोल्ट लूं तो भी मुझे पास अगर स्टैंडर्ड आउटपुट मिलती है, और इनपुट वोल्टेज की वैल्यू अगर 80 है तब भी मुझे एक स्टैंडर्ड आउटपुट मिलती है, तो मेरे लिए हाई सेंसिटिविटी के वोल्टेज ये होगी 5 वोल्ट। ये पॉइंट होगा मेरे पास हाई सेंसिटिविटी का, और ये पॉइंट होगा मेरे पास लो सेंसिटिविटी का। यानी वो मिनिमम वोल्टेज का वो मिनिमम वैल्यू जो मुझे एक स्टैंडर्ड आउटपुट दे दे, उस वैल्यू को मैं कहूंगा सेंसिटिविटी ऑफ दैट रिसीवर।
ओके, तो मिनिमम वोल्टेज पे जो मैक्सिमम आउटपुट देगा, सीधी बात, मिनिमम इनपुट वोल्टेज पे जो मैक्सिमम रिजल्ट देगा वही कहलाएगा सेंसिटिव रिसीवर। एंड this property of receiver is known as sensitivity, which is very much clear by this graph. Now the next one is the selectivity. What is the selectivity of the receiver? Okay, selectivity of a receiver is that ability of the receiver to select a desired signal and reject all other unwanted signal. यानी किसी भी रिसीवर की सिलेक्टिविटी उस रिसीवर का वो गुण है, वो प्रॉपर्टी है, वो एबिलिटी है जिससे वो केवल डिजायर्ड सिग्नल को तो रिसीव करे और बाकी सारे सिग्नल को वो रिजेक्ट कर दे। ऐसी गुण को, ऐसी एबिलिटी को, रिसीवर की इस एबिलिटी को हम सिलेक्टिविटी कहते हैं। अब देखिए कैसे। ये एटेन्युएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। ये एटेन्युएशन का स्केल है, ये फ्रीक्वेंसी का स्केल है। फ्रीक्वेंसी को हमने किलोहर्ट्ज में मेजर किया हुआ है। तो आप इस तरह का एक ग्राफ हमें मिलता है। इस ग्राफ में आप ये देखिए कि ये मान लीजिए कोई रिसीवर है जिसका ये ग्राफ है। ये रिसीवर ट्यून्ड किया गया है 950 किलोहर्ट्ज पे। ओके, तो 950 किलोहर्ट्ज पे इस पॉइंट पे आप ये देखिए इसका एटेन्युएशन 0 है। ये स्केल एटेन्युएशन का है। तो देखिए इस फ्रीक्वेंसी पे इसका एटेन्युएशन कितना है? 0। और जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, इस तरफ चलिए एटेन्युएशन बढ़ेगा, इस तरफ चलिए एटेन्युएशन बढ़ेगा। एग्जैक्टली ये जो रिसीवर है ये इस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है और इस फ्रीक्वेंसी पे इस रिसीवर का एटेन्युएशन 0 है। एटेन्युएशन का मतलब आप डेविएशन से कह सकते हैं, भटकाव। तो इस रिसीवर की सिलेक्टिविटी बहुत अच्छी है, क्योंकि रिसीवर जो हमने वो 950 किलोहर्ट्ज पे ट्यून्ड किया हुआ है। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी आप इधर बढ़ाइए या इधर घटाइए तो एटेन्युएशन इंक्रीज हो जाता है, जो हमें डिजायरेबल नहीं है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए रिसीवर इज नोन एज सिलेक्टिविटी। बहुत सारे सिग्नल प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें से केवल एक सिग्नल चूज करना है जो डिजायरेबल है। इस गुण को, रिसीवर के इस गुण को हम सिलेक्टिविटी कहते हैं। तो सिलेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए रिसीवर की। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, and next one is about fidelity. What is fidelity? The fidelity of a receiver is that ability of a receiver by which it produces the original signal at the output same as that transmitted by the transmitter. यानी किसी भी रिसीवर का की फिडिलिटी, उस रिसीवर की वो योग्यता है, वो गुण है जिसमें वो रिसीवर को वही मैसेज रिसीव करवाता है जो ओरिजिनल मैसेज ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया गया था। उस मैसेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, उस मैसेज के साथ कोई बदलाव नहीं होता। अगर कोई भी वॉइस मैसेज आपने भेजा है, जिस एम्पलीट्यूड का मैसेज भेजा है, जिस फ्रीक्वेंसी का मैसेज भेजा है, उसी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी का, एग्जैक्ट एम्पलीट्यूड का मैसेज, एग्जैक्ट टाइम पीरियड का मैसेज आपको रिसीवर पे मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं रिसीवर की फिडिलिटी अच्छी नहीं है। तो वो गुण है, रिसीवर की वो योग्यता है, वो एबिलिटी है जिसके कारण रिसीवर एग्जैक्ट वही आउटपुट मिलती है रिसीवर पे जो इनपुट पे ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट की गई थी। Okay, and this is a graph which is showing the frequency versus output graph. Output is measured in decibel, and this is showing the original message bandwidth and which can be received originally at the output of receiver. तो वो गुण, जैसा मैसेज मिला वैसा ही मैसेज रिसीव हो गया, जैसा मैसेज ट्रांसमिट हुआ ट्रांसमीटर से वैसा ही मैसेज मिलना चाहिए, वैसी ही इंफॉर्मेशन, वैसा ही सिग्नल हमें प्राप्त होना चाहिए एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर। सो दैट
ability, that property of the receiver is known as this fidelity. Now, next property is stability. What is stability? Stability. It is a measure of the ability of the radio receiver to deliver a constant output for a given period of time when receiver is supplied with a signal constant amplitude and frequency. तो एक constant output को देना रिसीवर का वो गुण जिससे वो लगातार एक कांस्टेंट आउटपुट दे फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, जबकि रिसीवर को एक ऐसा सिग्नल सप्लाई किया गया हो जिसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट हो और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट। इन स्टेबिलिटी ऑफ रिसीवर अराइज्ड ड्यू टू द वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई यूनिट, या तो ऐसा हो जाए कि जो आउटपुट वोल्टेज है पावर सप्लाई यूनिट की उसमें वेरिएशन आ जाए, टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाए, या फिर मैकेनिकल इम्परफेक्शन हो। इनकी वजह से जो रिसीवर की स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे 4 गुण हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए। पहला जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया यहाँ वो सेंसिटिविटी था। हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए रिसीवर की। ओके, जितनी भी कम मिनिमम वोल्टेज पे होगा अच्छी स्टैंडर्ड आउटपुट देगा, वो सेंसिटिविटी कह लेते हैं। तो हाई सेंसिटिव रिसीवर होना चाहिए। सिलेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए रिसीवर की। बहुत सारे सिग्नल उसके सामने प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे एयर में बहुत सारे सिग्नल रहते हैं, लेकिन उसको उस रिसीवर को वही सिग्नल रिसीव करना चाहिए जो डिजायर्ड है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने फिडिलिटी पढ़ा। फिडिलिटी ओरिजिनल सिग्नल को रिसीव करने से संबंधित है, यानी जो ओरिजिनल सिग्नल ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया वही ओरिजिनल सिग्नल रिसीवर के आउटपुट पे हमें मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये गुण कहलाता है रिसीवर का फिडिलिटी। और स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट आउटपुट से रिलेटेड है, और कुछ वेरिएशंस अगर स्टेबिलिटी में आते हैं तो उसका रीजन आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन, पावर सप्लाई में वेरिएशन हो सकता है, या टेम्परेचर में वेरिएशन हो सकता है, या तो फिर मैकेनिकल इम्परफेक्शन हो सकता है। जो 5वां प्रॉपर्टी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है नॉइज फिगर एंड सिग्नल टू नॉइज रेशो। पहले हम नॉइज फिगर पे स्टडी करेंगे और फिर हम यहीं से पहुंचेंगे सिग्नल टू नॉइज रेशो पे, और फिर एक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे नॉइज टेम्परेचर का। ओके, सो व्हाट इज नॉइज फिगर? व्हाट इज नॉइज फिगर? Noise figure is a measure of the extent to which the noise appearing in the receiver output in the absence of the signal. That means it is a ratio of signal to noise ratio SNR at the input to the signal to noise ratio at the output. यानी ये जो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं सिग्नल टू नॉइज रेशो, इसको हम SNR भी बोलते हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशो SNR। यानी इनपुट में जो सिग्नल टू नॉइज रेशो है और आउटपुट में जो सिग्नल टू नॉइज रेशो है उसके रेशो को हम नॉइज फिगर या नॉइज फैक्टर कहते हैं। इसे हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉइज फिगर या नॉइज फैक्टर हम कहते हैं SNR एट इनपुट एंड SNR एट आउटपुट। सो लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट इज SNR। What is SNR? So signal to noise ratio, SNR. Signal to noise ratio is defined as the ratio of signal power to the noise power. That is S by N. Signal to noise, and this line, division line, shows the ratio between these two. So signal to noise ratio, you read it as. So this is defined as the power of the signal to the power of the noise. This is the signal power PS, and this is PN is the noise power. In decibel we can write this same formula as S by N, that is signal to noise ratio, in decibel can be written as 10 log PS by PN. And in terms of voltage, this formula, because this is the formula of
signal to noise ratio in the terms of power, but in terms of voltage we can write PS as Vs square over R and Pn is equals to Vn square over R. This is a simple formula. P is equals to, from the formula P is equals to Vi, you can simply obtain this formula. Okay, so PS equals to Vs square over R and Pn equals to Vn square over R. Put these value into this formula. We have S by N in decibel equals to 10 log. The value of PS is Vs square over R, Vs square over R, and the value of Pn is Vn square over R, Vn square over R is cancelled with R, and we are left with 10 log Vs by Vn whole square. So by the logarithm rule, this signal to noise ratio in decibel can be written as 20 log, because 2 is multiplied by 10, so 20 log Vs by Vn. This is the signal to noise ratio in terms of voltage. This is the signal to noise ratio in terms of power in the decibel, and this is simply defined as the power, signal power to the noise power. The ratio of signal power to the noise power. High value of SNR, that is signal to noise ratio, is good for transmitter and receiver. जो SNR की वैल्यू है, सिग्नल टू नॉइज रेशो, अगर बड़ा होगा तो ट्रांसमीटर के लिए भी अच्छा है और रिसीवर के लिए भी अच्छा है. फॉर सेटिस्फैक्टरी रिसेप्शन ऑफ टिपिकल ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम, ए सिग्नल टू नॉइज रेशो शुड बी 40 डेसिबल. सिग्नल टू नॉइज रेशो कितना होना चाहिए? कम से कम 40 डेसिबल होना चाहिए एक अच्छे ब्रॉडकास्ट रिसेप्शन के लिए. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस concept related to the signal to noise ratio as well as from the noise figure. This is noise temperature. What is noise temperature? Noise temperature is defined as the temperature which generates noise power in a system. Noise power in a system, यानी नॉइज पावर को जो जनरेट कर दे सिस्टम में, उस टेम्परेचर को हम नॉइज टेम्परेचर कहेंगे. ये वाली नॉइज पावर पीएम, इसको जो जनरेट कर दे वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? नॉइज टेम्परेचर कहेगा. अब हमारे पास कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर की इनपुट है, ये एम्पलीफायर की आउटपुट है, और यहाँ मुझे नॉइज पावर मिलती है एम्पलीफायर. जो क्रिएट कौन करता है? ये वाला एम्पलीफायर. तो नॉइज तो कोई ना कोई कंपोनेंट ही तो होगा जो क्रिएट करेगा. तो ये एम्पलीफायर मुझे एक पावर, नॉइज पावर क्रिएट करके देता है, जिसको मैं कह रहा हूँ PNA, दैट इज द नॉइज पावर ऑफ एम्पलीफायर. ए स्टैंड हियर फॉर एम्पलीफायर. और T नोट मैंने एनवायरमेंट का टेम्परेचर मान लिया जहां हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. उस कमरे का, उस प्रयोगशाला का जो टेम्परेचर है वो T नोट है. और T इक्विवेलेंट मैंने नॉइज टेम्परेचर नॉइज टेम्परेचर मैंने मान लिया, इसको मैंने डिनोट किया है T इक्विवेलेंट से. So noise power of amplifier PNA can be written as F-1 K T naught B, where these factor F is the noise factor, K is the Boltzmann constant, T naught is the environmental temperature, and B is the bandwidth of the system. And here is the amplifier is our system. That's why this is the bandwidth for the amplifier. So this is the noise power of amplifier. Okay, this power PN, noise power. And in terms of noise temperature, we can repeat or we can deduce this relation as in terms of noise temperature, because PNA is F-1 K T naught B. This is our last relation. So PNA can be written as in terms of noise temperature is K T EQ, which is the noise temperature, into B. This is the same formula. F-1 K T naught B. K and B, that is the Boltzmann constant, and bandwidth is cancelled here. So the noise temperature is equals to noise factor -1 multiplied by environmental temperature. This is the formula for noise temperature. Okay, so we discussed here the different property of the receiver, and the receiver should have high sensitivity, high selectivity, high fidelity, high stability, okay, and high
signal to noise ratio, not high noise factor. No, there is no need to be high of this factor, noise figure or factor. FNR should be high for a better reception or better transmitter. Okay, so that's all for now, and meet you into the next one. Thank you.